आईएमएफ ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी है। क्या मौलाना फजलुर रहमान की एयरपोर्ट पर पिटाई हो गई है और एक के बाद एक जज का इस्तीफा आ रहा है। मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान के अंदर और बाहर की कुछ खबरें। बहुत ही अहम खबरें हैं और बड़ी ही कुछ दिलचस्प खबरें भी हैं। तो चलें हम स्टार्ट किए देते हैं आईएमएफ से। जनाब, हमें खबर ये मिली कि जो खान साहब हैं, आप जानते हैं खान साहब को, जो कि जेल में इस वक्त, उनकी तरफ से आईएमएफ को कह दिया गया है कि कोई किस्त नहीं देनी, मैं इनकार करता हूं और मैं इस चीज पे राजी नहीं हूं। तो आपको पता है कि आईएमएफ जब उनका वफ्द आया था, डेलीगेशन पाकिस्तान गया था, तो उसने तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें की थी उनकी अथॉरिटीज ने, जिसमें इमरान खान भी शामिल थे। तो सब जरा परेशान हो गए कि जनाब, अगर इमरान खान ने ये कह दिया कि नहीं, मेरे साथ जो हो रहा है, मेरी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है, और इलेक्शन जो है वो तो जैसा होगा वो पहले ही दी इकोनॉमिस्ट को अपना एक लेटर वेटर जो है वो भेज चुके हैं। तो उन्होंने अगर इनकार कर दिया तो आईएमएफ तो कर्ज नहीं देगा। लेकिन अभी जो हमारे सामने खबर आ रही है वो ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका मतलब है कि मंजूरी तो दे दी है, पैसा अभी नहीं मिला लेकिन मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले अगर आपको याद हो तो कहा यह गया था कि 70 करोड़ डॉलर जो पाकिस्तान को मिलेंगे वो उस सूरत में मिलेंगे जब पाकिस्तान तमाम जो कंडीशंस है वो पूरी करेगा, और पाकिस्तान की जो दरखास्त थी कि जनाब ये जो रिव्यू है इसको कंप्लीट किया जाए और हमें जो स्टैंड बाई प्रोग्राम के तहत आपने 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त जो कि 11 जनवरी को मिलनी थी तो वो जारी की जाए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि ठीक है, हम देखते हैं इसको, अगर आपने तमाम कंडीशंस आप यकीन दहानी करवा रहे हैं पूरी होंगी। तो इस मकसद के लिए 11 जनवरी को वाशिंगटन डीसी के इजलास में जो है वो अप्रूवल दे दी गई है। 70 करोड़ डॉलर की किस्त ऊंट के मुंह में जीरा है, ये अब जान लीजिए। मतलब दोनों ही ऊंट के मुंह में जीरा के मुतरादिफ हैं। अब पाकिस्तान ऊंट है, हम ये नहीं कह रहे, क्यों वैसे तो कह सकते हैं कि ऊंट ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी, कहते हैं ना हम। और फिर ये कि ऊंट जिस करवट बैठ जाए फिर उसका दूसरी करवट लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो देखिए ये सब बातें जो है आपको पता है, मुल्क के हालात वाकयात ऐसे हैं कि बिल्कुल फिट बैठ रही है ऊंट की मिसाल बिल्कुल फिट बैठ रही है। तो जनाब, ये जो किस्त मिली है आईएमएफ से वो, और ये जो स्टेट बैंक ने कहा है कि 13.25 बिलियन डॉलर जो है हो गए हैं और 3.6 बिलियन डॉलर करोड़ डॉलर 3.6 करोड़ डॉलर का इजाफा है। तो ऊंट के मुंह में जीरा है ये। अब जनाब हम आगे बढ़ते हैं। खबर ये आई, बल्कि खबर क्या आई, हमने देखा कि एक वीडियो चल रही है, धड़ाधड़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर हो रही है, किसी की पिटाई हो रही है। हमने कहा किसकी पिटाई हो गई? वैसे तो आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन के करीब तो बड़ी पिटाइयां होती हैं, बल्कि वो ये जो पिटाइयां हो रही हैं इसको तो शुरू हुए हुए कोई साल गुजर गया। आपको पता है ना, वो 9 मई से लेकर अब तक ऐसी ऐसी पिटाई हुई है। देख ही रहे हैं आप क्या हो रहा है। तो अब जो पिटाई हुई है वो कहा ही जा रहा है कि जो वीडियो आई है उसमें जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो अफगानिस्तान से वापस लौटे थे मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर से मुलाकात करके, और वो एयरपोर्ट पे उतरे और साथ ही वहां पे कुछ और मौलवी भी, मुझे लग रहा है वीडियो देख के कि कुछ और मौलवी भी खड़े थे। कुछ पता नहीं क्या हुआ है, किस किस्म का झगड़ा हुआ है, तो वहां पे हाथापाई शुरू हुई और मारपीट शुरू हो गई। कहा ही जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को पीटा गया, उनकी पिटाई हो गई। तो देखिए उसके बाद एक और स्टेटमेंट हमारे सामने आई जिसमें कहा यह गया कि ये मौलाना फजलुर रहमान ये अपने आप ही चले गए होते, मतलब की करन गए सी। तो दफ्तर खारजा की तरफ से क्या ये भी कहा गया है कि मौलाना फजलुर रहमान को हमने कोई नहीं भेजा? इसकी वजह एक कहा यह गया था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां पे गए हैं तो वो टीटीपी से जो है वो जो यानी जो हालात वाकयात हैं तो उनसे मुज़ाकरात डायलॉग के लिए बातचीत कर रहे हैं, उनसे कोई मेल मिलाप, आपको पता है दोस्ती का हाथ तो हम बढ़ाते ही रहते हैं ऐसे लोगों की तरफ। तो दफ्तर खारजा ने कहा है कि हम असी नहीं कर लिया, हमने नहीं भेजा था, ये किधर से पहुंच गए वहां पे, हम तो किसी सूरत दहशतगर्दों से हम कोई डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है और हमने इनको भेजा नहीं, खुद ही चले गए। अगर तो ऐसा है तो फिर वो जो एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं उनकी पिटाई हुई है, तो हो सकता है उसके अंदर कोई पिटाई करा दी गई हो, कोई हाथ किसी और का हो। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सिचुएशन में जो कुछ हो रहा है दैट इज अनबिलीवेबल रियली। यानी जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, जस्टिस एजाजुल एहसन, उन्होंने रिजाइन कर दिया। एक के बाद एक जजेस ने जब रेजिग्नेशंस देने शुरू किए हैं तो जजों के इस्तीफों की लाइनें लग गई हैं। अब कोई कह रहा है कि पायन ये जो इस्तीफे हैं ये लिए गए हैं, ये उन्होंने कहा गया कि ठीक है, आपने सही सीधे रास्ते से निकलना है, यहाँ से पतली गली से निकलना है तो इस्तीफा दे दें, यही बेहतर रहेगा। अच्छा, ये जिन जजेस ने इस्तीफे दिए हैं वो सब के सब वो जजेस हैं कि जो पनामा लीक्स में नवाज शरीफ को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था और वो जो केस चला था जिसने ऐसी हड़बोंग मचाई पाकिस्तान में कि तब से लेकर अब तक जो ईंट से ईंट बज रही है, इन जजेस का
वास्ता जो है उस केस से था। और यानी आप देखें कौन से कंट्री में ऐसा होता है कि एक जज इस्तीफा दे, उसके बाद इस्तीफों की लाइन लग जाए, रेजिग्नेशंस की लाइन लग गई। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो है इस्तीफे देने शुरू कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन, जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और क्यों भाग गए वो, मुझे समझ में नहीं आई। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन से क्योंकि मेरा दू बदू फेस टू फेस जो है वो सामना हुआ है और कुछ नहीं हुआ, यानी कोई आप ये ना समझे बोलचाल तक, मतलब सिर्फ यही कि एक दो सवाल मैंने किए। वो हुआ कुछ यूं कि जब आपको पता है कि कुछ टेलीविजन चैनल्स की जो पेमेंट्स थी वो नहीं दे रहे थे, साढ़े नाल भी यही हो रहा सी, तो असी भी फिर उठ के जो है वो मैं मुंह उठा के चली गई कोर्ट में। वो वहाँ पे सभी काफी जर्नलिस्ट है जिनके केसेस चल रहे थे, और किसी के पीछे कोई था तो किसी के पीछे कोई था, मेरे पीछे कोई नहीं था तो मैं खुद ही मुंह उठा के चली गई। मैंने वहां पे अदालत लगी हुई जिसमें जस्टिस साकिब निसार जो है वो उस वक्त चीफ जस्टिस थे, और वो जो केसेस सुन रहे थे वो केस उस वक्त उनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन बैठे हुए थे। जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। जस्टिस साकिब निसार तो ऐसे मतलब धुनी बना के रख देते थे, डांट रहे हैं, फाइलें उठा उठा के फेंक रहे हैं। तो वो सबके केसेस, तमाम जर्नलिस्टों के केसेस ले रहे थे। मैंने कहा मैं भी आई हूँ, मेरा भी ये, मेरे इतने लाख करोड़ अरब तो नहीं थे, तो इतने रुपए जो हैं वो डॉलर्स भी नहीं थे, रुपए थे, पड़े हुए हैं पाए ना, ये दे नहीं रहे, ये काफी बड़ी रकम है, अमाउंट है, तो ये जरा मुझे दिलवाइए। तो मेरा नाम ही वो शामिल नहीं किया जा रहा। फिर मैंने क्या किया, मैंने वहां पे खड़े होकर माइक छीन के मैंने कह दिया, मैंने कहा जस्टिस साकिब निसार से, मैंने कहा जज साहब, वो जो फिल्मों में नहीं होता जज साहब, तो वो मैंने कहा कि आप सबको शामिल कर रहे हैं, मैंने आपको 2-3 मरतबा कहा है, मेरा नाम आप शामिल नहीं कर रहे। अच्छा, अब जब उन्होंने देखा कि सबके सामने इस कुड़ी ने कह दिया, थोड़ी देर वो चुप रहे, मैंने दोबारा भी कह दिया। जब फिर उन्होंने कहा भाई ये बड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने कहा जी इनको भी शामिल कर लें, इनकी भी अर्जी रख लें, इनको भी देख लें, तो मैंने कहा मैं क्यों नहीं भाई, क्योंकि मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं खुद मुंह उठा के आ गई इसलिए। तो उन्होंने कहा चले जी इनका भी शामिल कर लें, तो इस तरीके से मेरा भी शामिल हो गया। उसके बाद वो जरा रोब शोब जब उधरों पे आ जाए, तो फिर चैनल ने जो है वो थोड़ा बहुत हमें जो है वो मेरी अमाउंट जो है वो मिल गई थी। लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये बताया क्योंकि जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम आ रहा है, तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी उस वक्त मौजूद थे, तो इस बिना पर मुझे पता है कि मेरा आमना सामना फेस टू फेस इन लोगों से, यानी ये। तो जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम जो है वो पनामा लीक्स में बड़ा ही क्रूशल नाम था, और नवाज शरीफ के खिलाफ जिन्होंने फैसला दिया था उनमें जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस साकिब निसार के साथ साथ एक बहुत बड़ा पिलर थे। वो इस्तीफा दे के पतली गली से निकल गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है, किसने करवाया है, या उन्होंने खुद किया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसकी वजह यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है भाई, उनको तो उनकी बेगम समेत अदालतों में घसीटा गया था। वो सख्त गर्मी में जो है वो जाते थे दोनों अपने केस भुगतने के लिए। उसके बाद जिसपे पीटीआई ने इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था कि ये जो है ये गलत हो गया, इनको इनके खिलाफ हमें रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था, अपने प्रेसिडेंट से क्या कि जो रेफरेंस भिजवाया था। वो बाद में तो वो कहते हैं कि वक्त निकलने पर अगर आप दुश्मन के मुंह पे मुक्का मारते हैं तो अपने मुंह पे पड़ता है जी, तो अपने मुंह पे मुक्का मारने का कोई फायदा नहीं। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये कहा था, तस्लीम किया था, तो वो तो अदालतों में जाते थे, उन्होंने रिजाइन नहीं किया। वो भी इसको रिजाइन कर सकते थे, लेकिन बहरहाल उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, वो चीफ जस्टिस बन गए। अब जो अगला चीफ जस्टिस जिनको बनना था, जस्टिस एजाजुल हसन, उन्होंने भी रिजाइन कर दिए। ए हो रहा है पाकिस्तान में, कौन से कंट्री में ऐसा होता है। चलें जी, इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता ही चलता है कि वो जो बल्ला है ना, बैट, वो पीटीआई के हाथ नहीं आ रहा। पीटीआई ये कह रही है कि सानू बल्ला ही चाहिए, साडा लीडर आवे ही आवे, तो बल्ले दे नाल आवे। तो हो ये रहा है कि पीटीआई के अंदर खान साहब यानी कि इमरान खान की जमात के अंदर ऐसी फूट पड़ी है कि वो टिकटों के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। बल्कि मैं देख रही थी, किसी ने ये लिखा कि टिकटें तकसीम करने के ऐलान का इंतजार रहता है, और जैसे ही टिकटें तकसीम होने का ऐलान होता है पीटीआई का, तो वो पुलिस पहले ही पहुंच जाती है। आपको पता है ना क्यों, उन्होंने पकड़ना होता है। अच्छा, किसका नाम है, चलो जी पढ़ लो। तो अब हो ये रहा है कि ये तो फूट जो पड़ी है वो तो पड़ी है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी नून लीग की तरफ से, उन लोगों को टिकट भी दे दिए गए हैं जिन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में नवाज शरीफ साहब तो वो भी लाइन टो करते हैं हिंदुस्तान की, वो भी लाइन टो करते हैं रा की। ठीक का सिसिलियन माफिया, मुस्लिम लीग का माफिया सिसिलियन माफिया से हमें पता चलना शुरू हो गया, ये तो रा के एजेंट है, ये तो भारत और रा की लाइन टो करते हैं। यहाँ तक गुलाम सरवर खान ने नवाज शरीफ के हवाले से कहा था, और सिर्फ यही नहीं, और भी कुछ लोग जिन्होंने वो ईंट से ईंट बजाई थी, वो भी जो है उनसे भी अब कहा गया कि कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करें। कॉम्प्रोमाइज कह लें, या ये भी देखें, ये भी कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का देखें दिल कितना बड़ा है कि उसने उन लोगों को भी अपने साथ मिला लिया जो कट्टर दुश्मन थे उसके। अच्छा, तो फिर यही बात जो है वो दूसरी तरफ भी कही जा, खान साहब का जो है वो, खैर वो तो उनके अपने अंदर फूट छूट पड़ गई, लेकिन अगर वो इस तरह करे तो फिर उनके ये तो सर बात दरअसल ये है कि जो सियासत है वो खेल है मुमकिनात का, पॉसिबिलिटीज का, और सियासत में कभी कोई अजली दुश्मन नहीं होता, कभी कोई वो
वक्त पड़ने पर जो है वो गधे को भी बाप बना लिया जाता है। बैट तो मिले या ना मिले, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन ना लड़ सका तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। वो जेल के अंदर से धमकियां लगा रहे हैं। खान साहब ने जेल के अंदर से एक और धमकी लगा दी और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन अगर मैं नहीं लड़ सका तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अडियाला जेल में, कमरा अदालत में, अडियाला में अदालतें लग रही हैं। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की गल करे हो, बुशरा बीबी के तो खिलाफ कोई है ही नहीं, वो खबरदार जो नाम लिया। उन्होंने कहा वो एक ट्रस्टी है, वो क्या हो गया अगर जो मलिक रियाज है उन्होंने जमीन दे दी तो वो तो ट्रस्ट की जमीन है, फिर क्या हुआ। तो उस पे जो है कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि मेरी मलकियत थोड़ी है, बुशरा बीबी एक ट्रस्टी है, हमारा तो एक टका भी नहीं है। और उसके बाद फिर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसमें जनरल बाजवा की फिर वो उनके पीछे वो पड़े रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मेरे साथ ये किया वगैरह वगैरह। और फिर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन ना लड़ सका तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अब क्या फायदा होगा, उसका फायदा क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि देखें, कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन हो रहा है तो होने दें पहले, है नहीं, लेकिन अगर हो गया तो ये भी कह रहा था कि पंजाब नवाज शरीफ को मिल जाएगा तो केपीके जो है वो इमरान खान को मिल जाएगा। मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इमरान खान को कोई भी सुबह मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह ये कि वो तो खुद ये कह रहे हैं कि ये जो है ये उनको निकालने के लिए है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन होने तक हालात क्या रहते हैं और ऊंट, वही वाला ऊंट किस करवट बैठता है ये हमें पता चलेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो इमरान खान कह रहे हैं वही एग्जैक्टली जो है ट्रंप भी कह रहे हैं। और ट्रंप ने जो है वो अदालत में उन्होंने जज को डांट दिया। सर वो आप देखें, वो ट्रंप ये कह रहे हैं कि खान साहब तुसी की चीज की हो, मैं देखें मैं आपसे भी आगे बढ़ गया हूँ। उन्होंने जज को डांट दिया। उन्होंने कहा क्या क्या आप मुंह उठा के ये कह रहे हैं। ट्रंप ने अदालत में जज को डांट दिया और कहा, जज जो है उसने कहा कि पैन की हो रहे हैं। और जज ने फिर वकील को डांटा, उसने कहा ये क्या, और अपने संभाले इनको, डांट रहे हैं मुझे, जज ये कह रहा है। तो जहां अमेरिका में ट्रंप साहब जो है वो जज को डांट रहे हैं, तो वहीं पर पाकिस्तान में खान साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को डांट रहे हैं, वो सबको ही डांट रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी, देखो तो सही मैं करता क्या हूं तुम लोगों के साथ, मुझे ना लड़ने दिया तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। ये सिलसिला चल रहा है। तो जनाब अब आखिर में जो है मैं आपको एक आखिरी खबर सुनाई देती हूँ, और वो ये है कि 2024 में जो है दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट्स की लिस्ट आ गई है और इसमें पाकिस्तान का नंबर क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हेनले इंडेक्स के मुताबिक जापान, सिंगापुर, स्पेन, इटली, फ्रांस और जर्मनी के पासपोर्ट्स जो हैं वो सबसे पावरफुल रहे हैं और रहेंगे। 2024 में करार पाए हैं ताकतवर तरीन कि दुनिया के कमजोर तरीन पासपोर्ट्स कौन से हैं। पाकिस्तान कमजोर तरीन पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का 4th कंट्री करार पाया है। पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया भर में नीचे से 4थे नंबर पर आया। और इससे भी ज्यादा शर्मनाक और हैरानकुन बात यह है कि पाकिस्तान से नीचे जिन 3 कंट्रीज के नाम हैं वो हैं इराक, शाम यानी सीरिया और अफगानिस्तान। देख रहे हैं आप, यानी इराक, सीरिया और अफगानिस्तान, सिर्फ ये कंट्रीज नीचे हैं। मेरा तो, मैं हैरान हूं, अफगानिस्तान तो ऊपर चला गया था। ये देखा तो हमें पिछले साल ऐसे ही कुछ नजर आया था, लेकिन ये 3 कंट्रीज, यानी हमारी हालात वो आ गए कि हम सीरिया के साथ जो है अब खड़े हैं और इराक के साथ और जंग ज़दा जो इलाके जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम मौजूद हैं।